कल के लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में देखा था। आज हम धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहला पार्ट है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स हम किसे कहते हैं? अगर विद्युत बल रेखाएं, मान लो ये एक स्फीयर, एक गोला है, अगर विद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ से बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, तो इस विद्युत फ्लक्स को हम क्या मानते हैं? धनात्मक मानते हैं। जैसे कि इस तरीके से ये बाहर की ओर निकल रही है, अभिलंबवत कैसे निकल रही है? ये बाहर की ओर। तो ये जो फ्लक्स होगा ये क्या होगा? धनात्मक। अगला है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। मतलब आप समझ रहे हो कि यदि इस पृष्ठ के अंदर धनात्मक आवेश होगा तो इससे विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? बाहर की ओर। यही विद्युत बल रेखाएं क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब एकांक पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखा है, विद्युत फ्लक्स होती है। तो ये क्या हो गया? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। यदि विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है पृष्ठ के अभिलंबवत, तो ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स हो गया। दूसरा क्या है हमारे लिए? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स मतलब अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, इस तरीके से ये अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, ये क्या हो गया? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो ये बात पक्की है कि यदि इस स्फीयर यानी गोले के अंदर अगर ऋणात्मक आवेश रखा होगा तो इससे विद्युत बल रेखाएं कैसी रहेंगी बच्चों? अंदर की ओर आएंगी। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? विद्युत बल रेखाएं इनडायरेक्टली क्या है? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर विद्युत बल रेखा अंदर आ रही है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? अंदर की ओर आएगा, और वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो ये हो गया धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अगला पॉइंट है शून्य विद्युत फ्लक्स। जैसे कि कोई विद्युत विध्रुव रखा है मान लो। अब इस विद्युत विध्रुव के कारण क्या होगा? जितनी, क्योंकि ये दोनों आवेश बिल्कुल बराबर हैं, इनके परिमाण बराबर हैं, जितनी विद्युत बल रेखाएं इसके कारण बाहर की ओर निकलेगी उतनी ही विद्युत बल रेखाएं माइनस के कारण क्या होंगी? अंदर की ओर आएंगी। तो टोटल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक। हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैद्युत विध्रुव के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर आती हैं उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है? अब हम इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर हमने क्या लिखा है? E डॉट ds। अर्थात E ds cos थीटा। अगर थीटा बराबर 0 है मतलब विद्युत क्षेत्र और ds एक ही दिशा में है, ठीक है, तो क्या होगा? फाई क्या आएगा हमारा? क्योंकि cos 0 कितना होगा? +1। तो फाई क्या होगा? प्लस आएगा। उसी तरीके से यदि हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, यदि थीटा बराबर 180 यानी पाई हो तो cos पाई क्या होता है? -1। तो फाई क्या आएगा? हम इसको लिख लेते हैं cos पाई माइनस, तो माइनस EDS यानी ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर थीटा बराबर 90 हो तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ठीक, तो अब इस तरीके से ये 0 होगा फाई। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और 0 फाई यानी विद्युत फ्लक्स के हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फाई का मात्रक और वियमन। ये देख लेते हैं लोग।
तो देखिए फाई का मात्रक, फाई यानी विद्युत फ्लक्स, हमें इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फार्मूले आते हैं तो हम मात्रक और विमाय बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें सूत्र पता होना आवश्यक है। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश इनका डॉट गुणनफल अर्थात अदिश गुणनफल, बराबर हम क्या लिखते हैं इसको, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ई का मात्रक, ई अर्थात विद्युत क्षेत्र गुणित डीएस, डीएस यानी क्या है, क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा तो एंगल होता है, इसलिए वैसे ही क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसको हम नहीं लेते हैं। तो ई का मात्रक क्या लेंगे हम, न्यूटन पर कूलॉम गुणित डीएस यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हम मात्रक क्या लेते हैं, मीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या कहेंगे, फाई के मात्रक को न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो फाई यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट है, इसके हमें क्या देखना है, विमाय, फाई की विमाय देखेंगे। और अगला पार्ट हम मात्रक हो गया हमारा, आसानी से आ गया है। इसी तरह से हम विमाय भी निकालेंगे। फाई यानी विद्युत फ्लक्स की विमाय, देखिए इसको भी हमें मेमोराइज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फाई का सूत्र हम लिख लेंगे, ई डी एस कॉस थीटा लेना है तो उसका तो हम डायमेंशन लेंगे नहीं, तो सिंपली ई डी एस की निकालना है हमें, क्योंकि फाई की विमाय बराबर ई की विमाय इंटू डी एस की विमाय। अब ई की विमाय, ई की विमाय भी मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ई बराबर हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू जीरो, एफ यानी फोर्स और क्यू जीरो यानी आवेश। तो एफ का क्या होता है बच्चों, m1 l1 t माइनस टू अपॉन क्यू जीरो यानी आवेश का विमाय क्या होती है, a इंटू टी, क्योंकि एम्पियर तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल मात्रक है, लेकिन आवेश को हम मूल मात्रक नहीं मानते हैं तो उसको हम एटी के रूप में लिखते हैं। तो ये ई का मात्रक क्या हो गया, m1 l1, अब ये -3 हो जाएगा, ऊपर ये -1 जाएगा, -2 -1 -3 और a -1। तो ये विद्युत क्षेत्र का हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं m1 l1 t -3 a -1 इंटू ds, ds क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर। विमाय अगर हम लेंगे तो टी के रूप में क्या हो जाएंगे, विमाय m1 l1 और ये 2 तो हो जाएगा l क्यूब t -3 a -1। तो ये क्या हो जाएंगी, फाई की विमाय। तो फाई की भले ही एक नंबर है पर फाई की विमाय भी होती है और फाई का एक मात्रक भी होता है। फाई धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होता है कि यदि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स अभिलंबवत बाहर की ओर जा रहा है तो हम उसे क्या मानते हैं, विद्युत फ्लक्स को धनात्मक मानते हैं। अगर अंदर की ओर प्रवेश कर रही विद्युत बल रेखाएं तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स को हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक। और जैसे कि एक विद्युत द्विध्रुव होता है, जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं उतनी अगर बाहर जा रही हैं तो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। अब अगला हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, गॉस की प्रमेय। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर कॉम्पिटिशन पार्ट एंड आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस की प्रमेय। वी कैन कॉल इट एज गॉस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
ये अभी हमें स्टेटमेंट जब हम इसको प्रूफ करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि वायु या निर्वात में कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई आवेश रखा हुआ है, उसका अपने विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई एक बंद पृष्ठ रखा हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि गॉस की प्रमेय जो है तब लागू होती है जब कोई भी पृष्ठ बंद पृष्ठ होता है। ये पहली कंडीशन है गॉस प्रमेय लागू होने के लिए कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ। खुले पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय लागू नहीं होती है। तो वायु या निर्वात में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर स्थित संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात phi इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। चूंकि ये सरफेस के ऊपर होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि ds यानी क्षेत्रफल, तो सरफेस इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हम इसको डबल जो है साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन का सिंगल भी लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो है ये एक तरीका होता है कि अगर सरफेस के ऊपर होता है तो हम इसको डबल के रूप में दर्शाते हैं। लेंथ के ऊपर होता है तो हम सिंपल एक लेते हैं, एक साइन लेते हैं इंटीग्रेशन का। अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। यहाँ पर ε0 जो होती है ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है ना, ε0 जो होती है वायु या निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। और इस पृष्ठ पर स्थित संपूर्ण आवेश को हम क्या मानते हैं, Q। गॉस की प्रमेय जो है ये एक बिंदु आवेश या सतत वितरित आवेश दोनों के लिए ही सत्य है। तो ये वाला पॉइंट भी हम याद रखेंगे कि गॉस की प्रमेय ये बिंदु आवेश, एक अकेला बिंदु आवेश है या एक समान रूप से वितरित आवेशों के लिए सत्य है। और गॉस की प्रमेय जो है ये केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। पृष्ठ का आकार चाहे कुछ भी हो, गोलाकार हो, बेलनाकार हो, कोई भी आकार का हो, गॉस की प्रमेय लागू हो सकती है। तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। देखिए, हम एक R त्रिज्या के एक गोला जिसका केंद्र O है और जिसके केंद्र पर हम मानेंगे +Q आवेश रखा होगा। R त्रिज्या का एक गोला है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। Now it is convenient for you। R त्रिज्या का ये गोला है और इसका केंद्र O है और इस पर +Q आवेश रखा हुआ है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है। इस P को घेरे हुए ये P है, एक ds क्षेत्रफल की हम कल्पना करते हैं। क्योंकि देखो बिंदु P पर जो है, जैसे कि हमने मान लो कि ये हम कॉपी ले रहे हैं, ठीक है, और ये सपोज दिस इज अ कॉपी, ये एक बिंदु P है, इसको घेरे हुए एक हम बंद पृष्ठ ds की कल्पना कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि कोई बॉल है, क्योंकि स्फीयर होती है बॉल, उस पर एक कोई हम बिंदु ले रहे हैं और उसको बिंदु को हम इस तरह से एक सर्कल बना दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ds, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ds क्षेत्रफल सदिश कहेंगे हम इसको। और इसकी दिशा जो होगी ये बिंदु P के लंबवत बाहर की ओर होगी, ये तो हम देख ही चुके हैं ds की दिशा। अब इस बिंदु P पर +Q आवेश के कारण कूलॉम के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E बराबर आएगा, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है 1/4πε0
Q अपॉन आर स्क्वायर। इस बिंदु P पर इस धनात्मक आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम के नियमानुसार कितनी होगी, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है r, प्लस Q आवेश केंद्र O पर रखा हुआ है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कूलॉम के नियमानुसार कितनी होगी, या कूलॉम के नियमानुसार कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इस साइड लिख लेते हैं। अनुसार कितनी होगी, E बराबर होगी 1/4πε0 Q अपॉन आर। इसकी दिशा क्या होगी, देखिए ये प्लस Q आवेश है तो इसकी दिशा होगी बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा दिशा देखने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P पर हमें दिशा देखनी है तो P पर हम हमेशा क्या करेंगे, एक परीक्षण धन आवेश रखेंगे। परीक्षण धन आवेश क्या होगा, इस धनात्मक के कारण क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है ना। इस त्रिज्यीय दिशा में वो दूर हटेगा, मतलब इसी दिशा में जो है विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे ओपी। ओपी यानी जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी होगा, तो हम लिखेंगे दिशा ओपी में, क्योंकि दिशा लिखना हमारे लिए जरूरी है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू गिव द डायरेक्शन फॉर दैट। हमें उसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है। क्षेत्रफल सदिश अभिलंबवत बाहर की ओर होता है, और यहाँ पर चूंकि धनात्मक आवेश है इसलिए बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये कैसी होगी, बाहर की ओर होगी, अभिलंबवत, अर्थात E और ds दोनों एक ही दिशा में स्थित है। अर्थात दोनों के बीच का अगर हम एंगल लेंगे तो कितना होगा, अर्थात दोनों के बीच का जो थीटा रहेगा कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, ठीक है। अब इस बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्योंकि एक छोटा भाग है, छोटा क्षेत्रफल सदिश हमने माना है, तो हम मानेंगे कि उसका विद्युत फ्लक्स भी कम होगा, छोटा होगा, तो उसको हम d फाई मानेंगे। तो बिंदु P जो ds क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, बिंदु P से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा, सॉरी इसे हम क्या कहेंगे, डी फाई। बिंदु P से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसे हम क्या कहेंगे, डी फाई, और डी फाई बराबर क्या होगा, E डॉट ds, ठीक है, ये होगा E डॉट ds। अब हम इसको लिख लेते हैं, E डॉट ds यानी हम क्या लिखेंगे, E ds cos थीटा, ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा। अब आप देख रहे हो ये दोनों एक ही दिशा में स्थित है, दोनों अभिलंबवत बाहर की ओर दिशाएं हैं, तो इनका थीटा बराबर कितना है, 0 है, ठीक है ना। थीटा यहाँ पर कितना है, 0 है भाई, क्योंकि हमें इनके बीच का एंगल भी बताना जरूरी है। ये डायग्राम हम नहीं मिटाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो अब ये सूत्र क्या होगा, आप बता सकते हो, डी फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, और E डॉट ds है अदिश गुणनफल होता है दोनों का, तो ये E ds cos थीटा आता है। थीटा बताना जरूरी है, थीटा 0 है क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, तो अब हम यहाँ 0 लिख देंगे, एंड cos 0 यू नो दैट इट इज ऑलवेज 1, इसीलिए डी फाई बराबर कितना आएगा, E डॉट सॉरी E ds आएगा, डॉट तो हम ले चुके हैं, E ds आएगा, ठीक है। अब चूंकि ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है, डी फाई की निकाली है, एक छोटा पार्ट है विद्युत फ्लक्स का जो केवल ds भाग में से बिंदु P
P को घेरा हुआ जो क्षेत्रफल है ds उसमें से निकल रहा है। अब चूंकि ये एक स्फीयर है, गोला है, ऐसे कई ds से मिलकर बने भागों से बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं कि गोला जो है, इतना वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट हम देखेंगे कि गोले को हम छोटे छोटे अनेक ds भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। गोले को हम छोटे छोटे अनेक ds भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे सभी ds भागों को अगर हम जोड़ देंगे, जैसे कि अगर हम इसे समझना है, देखिए कॉपी है, यहाँ पर मान लो ये एक छोटा ds भाग है, ठीक है। ऐसे कई ds भाग मिलकर ये बना होगा ये पेज यानी एक रेक्टेंगल है, एक क्षेत्रफल है, ऐसे कई ds भाग मिलकर बना होगा। सब भागों को हम जोड़ देंगे तो वी विल गेट द होल पेज, हमें पूरा पेज मिल जाएगा। इसका पूरा क्षेत्रफल हमें मिलेगा। तो उसी तरह से इस ds भागों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस गोले का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसका मतलब जोड़ना यानी इंटीग्रेशन, समेशन, बात एक ही है कुल मिला के। तो इंटीग्रेशन ds बराबर हम क्या लिखेंगे, s, सरफेस के ऊपर होता है इसलिए हम डबल इंटीग्रेशन लिखते हैं। इट इज नॉट फॉर बॉदरेशन टू यू, अगर हम सिंगल भी लिख लेंगे तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है, बट तरीका होता है ये। तो s इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ds यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पर आपने अभी कूलॉम के नियमानुसार E की वैल्यू हमने निकाली है। देखिए अब हमने ds तो देख लिया, अब हम d5 का इंटीग्रेशन करेंगे। भाई इतने छोटे भाग में से, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कॉपी का छोटा भाग है, इस भाग में से, एक छोटे भाग में से d5 विद्युत फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो इन पूरों को निकालना होगा तो हम d5 को जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन d5 बराबर क्या होगा, 5, यानी संपूर्ण गोले में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी कुल विद्युत बलरेखाओं की संख्या बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन d5 बराबर क्या होगा बच्चों, डबल इंटीग्रेशन E डॉट ds। क्यों भाई, क्योंकि ये ds के ऊपर है इसलिए डबल इंटीग्रेशन बराबर। अब E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे इंटू ds। अभी हमने देखा इंटीग्रेशन ds यानी s होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, आपको पता है कितना होता है इंटीग्रेशन। एक मिनट, हम इसे पहले तो हम कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर निकालेंगे। आउट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, आवेश बदल नहीं रहा है, आवेश कांस्टेंट है, दूरी भी बदल नहीं रही है, गोला जो है उसकी त्रिज्या फिक्स है, तो सभी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो डबल इंटीग्रेशन ds होगा। लेकिन ds यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², और ये क्या है, 5 है, यानी संपूर्ण गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये क्या आएगा, हम ये यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आएगी, 1/4πε0 Q/r², और ds की वैल्यू कितनी है, 4πr²। तो ये 4πr² कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, Q/ε0, और यही हमें निकालना था। अर्थात इस गोले से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, और यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे इसी में कि यदि हम मानेंगे कि किसी भी पृष्ठ पर, ये तो एक पार्ट हो गया, ये हमने प्रूफ करके देख लिया कि फाई बराबर Q/ε0, ठीक है ना। ये गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है, यही गॉस की प्रमेय है। ये कब है, जब अंदर आवेश, केस फर्स्ट है ये, कि आवेश जब अंदर स्थित है।
अंदर स्थित है, पृष्ठ के अंदर स्थित है। यदि आवेश पृष्ठ के बाहर है या पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है, यदि सेकेंड केस है बाहर आवेश स्थित है। भाई ये तो तभी लागू होती है जब पृष्ठ के अंदर आवेश हो। यदि पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा फार्मूला Q अपॉन इप्सिलॉन, जीरो से हो जाएगा जीरो। क्यों भाई, क्योंकि Q अंदर स्थित ही नहीं है, Q जीरो है अंदर, तो कितना हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, अगर पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित है तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट और ये है कि यदि माना किसी पृष्ठ पर Q1 Q2 अप टू Qn इस प्रकार से आवेश वितरित है, ठीक है, तो संपूर्ण आवेश कितना होगा बच्चों, हम इसे मान लेते हैं समेशन QI बराबर Q, जोड़ेंगे ना, क्योंकि इसका हम अदिश गुणनफल बीजीय योग लेते हैं। तो गॉस की प्रमेय हम इस पृष्ठ के लिए कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो, सिंपली समेशन QI अपॉन इप्सिलॉन जीरो। लेकिन समीशन QI बराबर हमने क्या कहा है, Q जो है ये संपूर्ण आवेशों का बीजीय योग है, तो उस पर यही गॉस की हमारी प्रमेय है। यदि बिंदु आवेश जो है वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य किसी माध्यम में स्थित है तो उससे गुजरने वाला फाई कितना होता है बच्चों, Q अपॉन ए इप्सिलॉन जीरो होता है, जहाँ के क्या है माध्यम का पराविद्युतांक है। इसको हम गॉस की प्रमेय को हम घन कोण है सॉलिड एंगल के रूप में भी समझ सकते हैं, पर ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे सॉलिड एंगल से किस तरीके से हमें समझना है। तो आपका लगभग ये वाला जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट खत्म हो गया है आपका। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।